नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी केंद्र सरकार पर पूर्व पीएम की टिप्पणी की। बताएंगे कि अधीर रंजन ने आनंद शर्मा को क्या दी नसीहत। जानेंगे कि आज दिन भर क्या रहा किसानों के आंदोलन का हाल। प्रियंका गांधी ने असम में किसके लिए खड़ी की मुश्किलें। और बुलेटिन के आखिर में बात जनता पर बढ़ते महंगाई के बोझ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात में निगम चुनावों के बाद पंचायत और निकाय चुनावों में भी बीजेपी की बड़ी जीत। सभी 31 जिला पंचायतें बीजेपी के खाते में हैं। 2000 से ज्यादा नगर पालिकाओं में भी बीजेपी की जीत। हरियाणा में निजी उद्योगों में 75% स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। विधानसभा के पास बिल को राज्यपाल ने भी दी मंजूरी। उद्योग संगठन इस बिल का कर रहे थे विरोध। कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी की परेशानी बढ़ाएंगे किसान संगठन। 5 चुनावी राज्यों में जाएंगे किसान नेता। बीजेपी के खिलाफ मतदान करने की करेंगे अपील। टीकाकरण को लेकर टीएमसी पहुंची चुनाव आयोग की बीजेपी की शिकायत। टीकाकरण के बाद दिए जा रहे सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की फोटो पर जताई आपत्ति। बताया आचार संहिता का उल्लंघन। पश्चिम बंगाल में चुनाव का हो चुका है ऐलान। लगातार दूसरे दिन बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स 447 अंकों की तेजी के साथ 50,257 पर हुआ बंद। निफ्टी 158 अंक की मजबूती के साथ 14,919 पर पहुंचा। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। देश में नोटबंदी को हुए 4 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन देश अभी तक नोटबंदी से हुए नुकसान से उबर नहीं पाया है। रही सही कसर जल्दबाजी में लाई गई जीएसटी योजना और बाद में महामारी ने पूरी कर दी, जिसके बाद देश के आर्थिक हालत और खराब हो गए। बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई। अब इसे लेकर देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार की कमजोरियां गिनाई हैं। 8 नवंबर साल 2016 को अचानक ही पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 1000 और 500 के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया था। उद्योग धंधे बंद हो गए। बाजार से नकदी अचानक गायब। लोगों की परेशानी बढ़ी तो पीएम मोदी ने कहा कि आप मुझे 50 दिन का समय दे दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन देश की आर्थिक दशा इसके बाद पटरी पर लौट कर नहीं आ पाई। इसे लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि मैंने पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले का शुरुआत में ही विरोध किया था और आज भी मैं अपने बयान पर कायम हूं। पूर्व पीएम ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से बिना सोचे समझे लिए गए इस फैसले की वजह से ही देश में बेरोजगारी की दर अधिक हो गई है और असंगठित क्षेत्र मंदी की चपेट में चला गया, जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पाया। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए। पूर्व पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों के साथ नियमित तौर पर विचार विमर्श नहीं करती है, जिसे लेकर आज देश के आर्थिक हालत और गड़बड़ हो गई है। सरकार और आरबीआई के अस्थायी उपायों से क्रेडिट समस्या को छिप नहीं सकती है। समय के साथ ये समस्या स्मॉल और मीडियम सेक्टर को प्रभावित कर सकता है। नोटबंदी के बाद से ही देश की जीडीपी संभल नहीं पाई है। 2019-20 की अंतिम तिमाही में जीडीपी 5% से नीचे पहुंच गई थी। इसके बाद देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने दस्तक दे दी और जीडीपी -24 के करीब पहुंच गई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जहां केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस ने अब्बास सिद्दीकी की पार्टी और वामदल के साथ गठबंधन किया है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी के फैसले पर सवाल उठाया था। अब इसे लेकर अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा को नसीहत दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो गई है और इसी के साथ राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया है। बंगाल के चुनावी दंगल में कांग्रेस भी अब खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने कल बंगाल में अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर पार्टी पर सवाल उठाया था, जिसे लेकर आज बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा को नसीहत दे दी है। साथ ही अधीर रंजन ने अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व वाले आईएसएफ के साथ कांग्रेस के गठजोड़ के फैसले को जायज करार दिया है। बता दें कि कल आनंद शर्मा ने ट्वीट किया था और कहा था कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती है। हमें हर सांप्रदायिकता
के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिसे लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आनंद शर्मा को नसीहत देते हुए कहा कि हम लोग प्रदेश प्रभारी हैं, कोई भी फैसला खुद से नहीं लेते हैं जब तक कि आलाकमान से आदेश नहीं मिलता है। जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो 5 राज्यों में प्रचार करें, ना कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दें। वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक गुट सिर्फ अपने फायदे के लिए मौका तलाशना बंद करे और प्रधानमंत्री की तारीफ करके वक्त जाया ना करें। इसके बाद अधीर रंजन ने बंगाल के गठबंधन को लेकर कहा कि हम बीजेपी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति और एक निरंकुश शासन को हराने के लिए दृढ़ है। कांग्रेस को सीटों का पूरा हिस्सा मिला है। वाम मोर्चा ने अपने हिस्से से इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ को सीटें दी है। अधीर रंजन चौधरी जहां आनंद शर्मा को नसीहत देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं किसान भी केंद्र सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि वो जिद छोड़ दे और किसानों की मांग स्वीकार ले, क्योंकि कानून वापसी के बगैर वो घर वापस नहीं जाएंगे। ऐसे में किसान अपनी फसल भी देख रहे हैं, तो वहीं आंदोलन में भी धार देने में जुटे हुए हैं। तो आखिर आज दिन भर क्या रहा किसानों के आंदोलन का हाल, देखिए ये रिपोर्ट। किसान अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन सरकार भी अपने रुख पर कायम है। ऐसे में किसान अब दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में किसानों ने सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए अपनी रणनीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया है, जिसके मद्देनजर किसान अब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायतें कर रहे हैं। वहीं आज किसान नेता राकेश टिकैत ने भी राजस्थान के झुंझुनू में महापंचायत की। इसके साथ ही किसानों ने साइकिल यात्रा तक निकालने की योजना बना ली है। किसानों के इस आंदोलन को विपक्ष भी लगातार समर्थन दे रहा है, जिसके चलते आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, जो देश को अन्न देता रहा है अब वो किसान हक लेकर रहेगा। कृषि विरोधी देश विरोधी कानून वापस लो। सरकार इन दिनों चुनावी राज्यों में जुटी हुई है, तो वहीं इसी बीच आज किसानों के धरना स्थल गाजीपुर बॉर्डर को यातायात के लिए खोला भी गया था, जिसे 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुए हंगामे के बाद से ही बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे थोड़ी देर बाद ही दोबारा बंद कर दिया गया। ऐसे में अब किसानों को थोड़ी उम्मीद है कि सरकार शायद किसानों की मांग को सुनेगी, लेकिन तब तक किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। किसान आंदोलन में धार देने में जुटे हैं, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी असम में पार्टी प्रचार को धार दे रही हैं। आज प्रियंका गांधी का असम दौरे का दूसरा दिन था, जहां प्रियंका गांधी का अनोखा अंदाज नजर आया। वो आज ऐसी जगह पहुंची जिसे असम की शान कहा जाता है। कांग्रेस महासचिव ने यहां अपने अंदाज में एक तीर से कई सियासी मकसद साधे। पीएम मोदी अक्सर चाय पर चर्चा की बात करते हैं, खुद का इतिहास बताकर बीजेपी के सियासी भविष्य को संवारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तो असम में सीधा चाय के बागान में जा पहुंची। वहां उनका ऐसा अंदाज दिखा जिससे हर कोई दंग रह गया। माथे से टोकरी लगाकर प्रियंका गांधी चाय की पत्तियों को तोड़ती नजर आईं। उन्होंने वहां मौजूद महिला मजदूरों से बात भी की। दरअसल कांग्रेस महासचिव 2 दिवसीय असम के दौरे पर हैं। इस दौरान वो सदरू चाय एस्टेट पहुंची और महिला मजदूरों के साथ बातचीत भी की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि चाय बागान के श्रमिकों का जीवन सच्चाई और सादगी से भरा हुआ है और उनका श्रम देश के लिए बहुमूल्य है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने चाय बागान के श्रमिकों के संग बैठकर उनके कामकाज, घर परिवार का हालचाल जाना और उनके जीवन की कठिनाइयों को महसूस किया। मैं चाय बागान के श्रमिकों से मिला प्रेम और ये आत्मीयता नहीं भूलूंगी। प्रियंका गांधी का यह अनोखा अंदाज कांग्रेस को असम विधानसभा चुनाव जिताने में काफी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि असम में चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा बड़ा रहता है। ऐसे में प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची हैं। अब 126 सीटों के लिए 27 मार्च से शुरू होने वाले चुनाव में बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। असम में कांग्रेस जहां जनता को साधने में जुटी है, तो वहीं बिहार की राजनीति में सियासी हलचल जारी है। राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद से ही सीएम नीतीश कुमार जहां अपने सहयोगी बीजेपी के दबाव में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब नीतीश कुमार जेडीयू को मजबूती देने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार के इस दांव से बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। तो आखिर क्या है नीतीश कुमार का अगला दांव, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
बिहार में चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली थी। वर्ष 2000 के बाद ये पहला मौका था जब बीजेपी को विधानसभा चुनावों में जेडीयू से अधिक सीटों पर जीत मिली हो। 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 74 सीटें हासिल हुई थी, जबकि जेडीयू 43 सीटें ही हासिल कर पाई। चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया था, इसलिए बीजेपी को सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार को तो देना ही पड़ा। लेकिन बीजेपी लगातार इस बात का एहसास नीतीश कुमार को करवा रही है कि इस बार जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी सरकार में बड़े भाई की भूमिका में है, जिसके बाद से ही नीतीश कुमार राज्य में जेडीयू को मजबूती देने की कोशिश में जुटे हैं। दरअसल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अगले 2 हफ्ते में जनता दल यूनाइटेड में विलय होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि आरएलएसपी चीफ और पूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है। ये अन्य पिछले वर्गों से आने वाले कोयरी और कुर्मी समुदाय को एकजुट करने के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति के अनुरूप है। इस रणनीति से जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूती देने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा के पास भी अब खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में राजनीति में बने रहने के लिए कुशवाहा को भी नीतीश कुमार की जरूरत है। जहां बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी अब सीएम नीतीश कुमार दांवपेच चलने में लगे हैं, तो वहीं केरल में विधानसभा चुनाव के चलते रणनीतियां तैयार की जा रही है। 6 अप्रैल को केरल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। राज्य में सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ गठबंधन के बीच मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में सत्ता को अपने पास बनाए रखने के लिए सीपीएम ने अपनी रणनीति तैयार की है। तो आखिर क्या है ये रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल का सियासी इतिहास रहा है कि सरकार 5 साल बाद बदल जाती है। यहाँ सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच सत्ता बदलती रहती है। इस समय सरकार एलडीएफ की है, इसलिए कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि मतदाता चलन को बरकरार रखेंगे और यूडीएफ की इस बार केरल में सरकार बनेगी। लेकिन विधानसभा चुनावों से पहले हुए पंचायत चुनावों के परिणाम तो दूसरी ही तस्वीर दिखा रहे हैं। पंचायत और निकाय चुनावों में एलडीएफ ने सभी विरोधी दलों का सफाया कर दिया। केरल के सीएम पी विजयन का दावा है कि इस बार केरल इतिहास बदलने वाला है और 5 साल सत्ता में रहने के बाद एलडीएफ फिर सत्ता में वापसी करने जा रहा है। एलडीएफ गठबंधन में सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार राज्य की 140 सीटों में से सीपीएम करीब 90 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। पार्टी इस बार युवाओं पर फोकस कर रही है, इसलिए चुनावों में कुछ बड़े नामों को लेकर पार्टी की रणनीति में बदलाव भी हो सकता है। पार्टी बेरोजगार युवाओं के विरोध और डीप सी फिशिंग डील के मुद्दे पर जरूर घिरती दिख रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि इससे कहीं चूक हो गई है और इससे निपटने की जरूरत है। इसके चलते आने वाले दिनों में पार्टी के उम्मीदवारों की सूची की संरचना का पता चलेगा। सीपीएम ने पहले दिग्गज नेताओं और राज्य मंत्रियों जैसे थॉमस इस्साक, जी सुधाकरन, ए.के. बालन, कदकम्पली सुरेंद्रन, एमएम मणि और टीपी रामकृष्णन को सियासी समर में नहीं उतारने का फैसला किया था। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इन सभी नामों पर फिर से विचार किया जा रहा है। 1 या 2 दिनों में चीजें साफ हो जाएंगी। वहीं पी जयराजन, ए विजय राघवन, एम ए बेबी और एमवी गोविंदन जैसे बड़े नेताओं के अलावा केएन बालगोपाल और वीएन वासवन सरीखे फ्रंटलाइन नेताओं के नामों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। चुनावों में सीपीएम की ये रणनीति क्या रंग लाती है, ये तो चुनावों के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। केरल में 6 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान है और चुनाव परिणाम 2 मई को आ जाएंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात जनता पर बढ़ती महंगाई के बोझ की। जनता सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन सरकार एक के बाद एक आम लोगों पर महंगाई का सितम ढा रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दाम के बाद अब सीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ है, जो आम लोगों की मुसीबत को और बढ़ाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। जनता का हाल बेहाल है। आम आदमी के सिर पर महंगाई की मार है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें सरकार से है, लेकिन सरकार राहत के बजाय महंगाई बढ़ाती ही जा रही है। पेट्रोल, डीजल के दाम पहले ही 100 के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं रसोई गैस के दाम में भी फरवरी महीने से अब तक करीब 125 रुपए का इजाफा हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर इसमें और बढ़ोतरी हो चुकी है। दरअसल सरकार ने अब सीएनजी और पीएनजी की कीमत में इजाफा कर बोझ बढ़ा दिया है। सीएनजी की कीमत में दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में 70 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है।
जबकि दिल्ली में पाइप के जरिए घरों की रसोई तक पहुंचने वाली गैस पीएनजी की कीमत 91 पैसे प्रति वर्ग घन मीटर की बढ़ोतरी के साथ अब 27 रुपए 50 पैसे की जगह 28 रुपए 41 पैसे प्रति घन मीटर है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 28 रुपए 36 पैसे प्रति घन मीटर और रेवाड़ी, करनाल में 28 रुपए 46 पैसे प्रति घन मीटर हो गई है। इसी तरह मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में पीएनजी की कीमत 32 रुपए 67 पैसे हो गई है। नई दर मंगलवार की सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। अब लगातार हो रही पेट्रोल, डीजल से लेकर सीएनजी और पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़नी तय है। ऐसे में सरकार अब लोगों को राहत देने के लिए आने वाले समय में क्या कदम उठाएगी, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।